सवाल को यहाँ जरा हम बावजूद इसके कि मैं दुआ करता हूँ, तवक्को करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अमन के लिए कोई पेशरफ्त हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। जी वाजपेयी साहब उठाए गए हैं। हाँ, इसमें ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जेडी बख्शी साहब भी हैं। हम दोनों से हम बख्शी साहब पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक देखिए एक एम्बियंस है जो पाकिस्तान से आ रहा है कि भारत पहल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर क्यों हम बातचीत करें। और हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि वो जब हमारी स्थितियों को नहीं समझ रहा है तो हम क्यों बातचीत करते हैं। तो इस बातचीत का मतलब क्या है? हम संबित के पास जाएं उससे पहले हम आपसे इससे जानें। देखिए, एक फौजी के तौर पे अगर हम इस तरह की बातें सुनेंगे जो अभी कही गई है, वो थोड़ा अगर हकीकत को आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो क्या बातचीत होगी साहब। 30 साल से मैं साफ बताना चाहता हूं, 30 साल से इस मुल्क के लोग परेशान हो चुके हैं। पहले टेररिज्म का दौर चलाया गया पंजाब में, 21,000 अफराद हमारे वहां शहीद हुए। फिर ये दौर जब वहां खत्म किया गया तो ये जम्मू कश्मीर में धकेल दिया गया और हमारे कोई 42 से 44,000 अफराद वहां पे शहीद हुए हैं। और जब वहां पे भी साहब कंट्रोल में कर लिया गया, स्थिति पे काबू ला दिया गया, तो पूरे भारतवर्ष में बमों का धमाके और गोलियां चलाना, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब वहां कुछ हो नहीं रहा। हमें ये बयान हमने सुना। अरे साहब, जो पूरी दुनिया ने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हमारे 165 अफराद शहीद होते देखे हैं, 10 वहां से जो आपने बाशिंदे भेजे, जिनमें से एक हमारे सामने अजमल अमीर कासम हमारी पुलिस की गिरफ्त में आया। दुनिया ने तमाशा देखा, ट्रेलर देखा। हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, हकीकत से मुंह मोड़े। हम प्राइम मिनिस्टर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है इस बातचीत का मतलब यह है? देखिए साहब, बढ़ने की कोशिश, अब देखिए एक शेर है बड़ा अच्छा उर्दू में, मैं पहल करूं या हो उस तरफ से इब्तिदा, मुद्दत गुजर गई है इसी इंतजार में। 30 साल तो हम खाते रहे। संबित पात्रा, ये एक बड़ा सवाल है। एक मैसेज या कहें दोनों दिशा में एक एम्बियंस बार बार निकल कर आता है कि ये बातचीत किस दिशा में जाएगी, कोई मतलब है या नहीं है। बावजूद इसके 1 बरस के बाद आधे घंटे की मुलाकात तय हुई है, और इससे आपको क्या लगता है? कोई आशान्वित हैं आप? लगता है कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा? संबित पात्रा। देखिए पुण्य जी, मुझे लगता है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ टीवी में, मगर जितने लोग बैठे हैं शायद सबसे कम उम्र का मैं हूँ। थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। नंबर 1, मुझे लगता है और सभी लोग मानेंगे कि सिविलाइजेशन जो होती है, उस सिविलाइजेशन का बैकबोन डायलॉग होता है। अगर सिविलाइजेशन में कहा जाए कि हम डायलॉग ही नहीं करेंगे तो वो सांस्कृतिक नहीं हो सकता है, वो देश और राष्ट्र ही नहीं हो सकता है। सभ्य राष्ट्र डायलॉग में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात है, जब डायलॉग चंद घंटों की दूरी पर हो, चाहे कितनी भी हम दोनों के बीच में वैमनस्य हो, कितनी भी हम दोनों के बीच में तथाकथित रूप से एनिमिटी हो, नेगेटिविटी को एटमॉस्फेयर में नहीं आने देना चाहिए, पॉजिटिव रखकर ही हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्ष चंद घंटों के बाद ही मिलने वाले हैं। तो आशावादी बनना ही एक अच्छा लक्षण है। तीसरी बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मुझे लगता है जो लोग पाकिस्तान से अभी बोल रहे थे वो उम्र में तराज होंगे और काफी एक्सपीरियंस और बड़े लोग हैं। उनमें से 2-3 बातें मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं कह दूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ी फैला रहा है, जिससे पाकिस्तान में एक गमगीन सा माहौल बन गया है, दुख का माहौल बन गया है। जनाब, मैं इससे वैरी करूंगा, अदरवाइज मैं बड़ा एग्रेसिव रहता हूं, मगर चूंकि कुछ घंटों बाद मुलाकात है तो बड़े स्लोली और अदब के साथ कहूंगा कि आप देखिए, आपके लोग परेशान आपके सिस्टम से हैं। अच्छा, आप तो बड़े बड़े लोग हैं, आपको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने बात कर दी। तो वाजपेयी साहब, मैं इस पे एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब से पूछ लेता हूँ। शाहिद लतीफ साहब, देखिए, हमारे मेहमान हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी जो है पिछले 30 साल से हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, जिसको ये कोट कर रहे हैं। 1971 को हम भूल रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं वहां पे खड़े होके बांग्लादेश में कि जनाब, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हमने की, मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में हमारी फौज लड़ी और उसको हमने 2 टुकड़े कर दिया। वो बड़े फख्र से कह रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा। तो बताइए कि रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद 1971 में किसने रखी? हम मफरूजों पे ना जाएं, हम हकायक के साथ। अच्छा, अब हम 1971 से आगे निकल सकते हैं 2015? बिल्कुल आना चाहिए। 2016 की तरफ मैं उसी की तरफ आपको लाता हूं। इस दौरान भी अभी भी आप देख लीजिए, एक बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें फिर से उन्होंने रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात की है। एएस दौलत जो है इनके रॉ के चीफ, आज 11 साल बाद उनको होश आया, वो उठ खड़े हुए, उन्होंने बयान दाग दिया, उन्होंने भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट और फंड्स की बात की है।
हम किस किस के बयान को इस मौके पे कोट करें। देखें, बात यह है कि अभी इन्होंने बात की तारीखी, इन्होंने एक बात कर दी कि जी डायलॉग जो है वही सिविलाइजेशंस उनके आपस में मसाइल हल करने का रास्ता है। ये कॉम्पोजिट डायलॉग मोदी साहब ने बंद किया ना। किस बात पे बंद किया कि जी वो वहां पे हम उनको मिलने जा रहे हैं, वहां पे कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई है जो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये कोई तरीका है मुल्कों के अंदर डायलॉग बंद करने का? तो मकसद ये है कि ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए शिकायत शिकवे तो बहुत हैं, मगर हमें हकायक को सामने रखते हुए इस बात को तय करना होगा कि अगर हमें आगे चलना है तो पिछला जितना ट्रैक रिकॉर्ड है, हम डायलॉग की बात करते हैं, बताइए 68 साल से हम डायलॉग ही कर रहे हैं ना, हमारा कोई मसला इस डायलॉग से हल हुआ है? तो जब तक आप मुखलिस नहीं हैं, हम भी डायलॉग करना चाहते हैं। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने सफर किया है और जो पाकिस्तान ने आज स्टेप्स लिए हैं उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान में जो कुछ हमने किया है वो माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब हम इतनी संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और आज आप फिर भी मफरूजों की बुनियाद पर कोट करते हुए मुख्तलिफ चीजों को, हम तो मफरूजों की बात नहीं कर रहे, हम तो आपके मिनिस्टर्स को कोट कर रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात की थी कि कांटे का जवाब कांटे से होगा, फिर आपकी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बात की थी वो भी हमारे सामने है कि राहदारी जो है हमें किसी सूरत कबूल नहीं, उसे किसी कीमत पर भी हमें रोकना पड़ा तो हम रोकेंगे। तो किस कीमत की आप बात कर रहे थे? दहशतगर्दी के जरिए आप कह रहे थे। ठीक है, अच्छा वाजपेयी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं पार्था सारथी साहब से पूछना चाह रहा हूं। पार्था सारथी साहब, आप ये जो पाकिस्तान में हमारे मेहमान हैं इनकी बातचीत सुन रहे हैं, ये बार बार बीबीसी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें यह कहा गया था कि जो एमक्यूएम है उसको इंडिया की तरफ से फाइनेंसिंग की जाती है। तो आप तो पाकिस्तान में बतौर डिप्लोमेट पाकिस्तान में अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, इस पे आप का क्या ख्याल है कि ये जो बीबीसी की रिपोर्ट में एमक्यूएम पर इंडियन फंडिंग का जो इल्जाम आ रहा है, तो इससे आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की जो मुलाकात होगी तो उसमें भी यह मसला जेर बहस आ सकता है? अगर नवाज शरीफ साहब इस मसला को उठाना चाहे तो जरूर उठाएं, उस पर कौन की आपत्ति है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार से ये सब इसको उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिसके बारे में ये कहा गया है। तो मैं वेट करूंगा जब तक ब्रिटिश सरकार से कोई जवाब नहीं आए, कोई करस्पॉन्डेंट कुछ कहे, कोई एमक्यूएम लीडर जो वहां पकड़ा गया है लंदन में कुछ कहे, उस पर मैं यकीन नहीं करता। नहीं पार्था साहब, इसमें एक चीज जोड़ दो, हमें एक चीज और लग रही है क्योंकि रेफरेंसेस जो आ रहे हैं कि क्या कहा गया, मिनिस्टर्स यहाँ क्या कह रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे थे, यहाँ पर भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल साहब क्या बोल रहे थे, वह भी धमकी दे रहे थे। क्या ये माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस स्थिति में हैं कि कोई ब्रेक थ्रू की दिशा में बढ़ेंगे? ऐसा लगता है? एक चीज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि जहां तक रिश्ते अफगानिस्तान, इंडिया या अमेरिका के साथ हो, नवाज शरीफ साहब का कोई औकात नहीं। वहां फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी और रिश्ते इन देशों के साथ नवाज शरीफ नहीं, रहील शरीफ चलाते हैं। और रहील शरीफ के बयान हमने सुना है। हम ये भी जानते हैं तिजारत या व्यापार के सवाल में नवाज शरीफ आगे बढ़ना चाहते हैं, फौज ने रोका। तो बात यह है हिंदुस्तान में निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं मोदी साहब। जी, मोदी साहब लेते हैं, फौज का कोई इसमें अवकाश नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं, हामिद मुझे बोलने दीजिए, एक पूरा करना चाह रहे हैं, उसके बाद हामिद मुझे बोलने दीजिए, आप इंटरप्ट ना करें। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, हमारे मिनिस्टर साहब की इस तरह की एसिमेट्री है, एक तरफ से एक देश में उनके तरफ से फौज चलाती है, लेकिन सामने हमारे बैठते हैं नवाज शरीफ जिनका कोई हक नहीं है इन चीजों में। तो ये मसला हमें समझना चाहिए। इसके बावजूद मेरा कहना यह है कि अगर हम कुछ मसलों का सामना करें, एक 2003 में सीज फायर का ऐलान हुआ, उसका पालन नहीं हो रहा है। कम से कम डीजीएमओज मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक किस्म का सामान्य स्थिति या नॉर्मल सी लाएं। अच्छा, ये हो सकता है। दूसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे वहां गए थे, जरूर उनके फॉरेन सेक्रेटरी यहां आए
जो भी दूसरे विषय हैं उस पर बातचीत हो सकती है। उससे आगे मैं नहीं समझता हूं कि एक मुलाकात से और कुछ होने वाला है। अच्छा, अब देखें पारसा सारथी साहब, देखिए आप ही के पास आ रहे हैं। पारसा सारथी साहब, देखिए आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके वज़ीर-ए-आज़म की कोई औकात नहीं है, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। और एएस दौलत ने जो इंकिशाफात किए हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी साहब की औकात नहीं है। असल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रॉ चलाती है। जो आपने इल्जामात लगाए हैं वो परवेज रशीद साहब फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे जवाब देना चाह रहे हैं। आपके दोस्त अमेरिकन हैं, अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिकन ने नहीं कहा, यू आर मिसकोटिंग अमेरिकन। अमेरिकन ने ये बात कहीं पे नहीं कही। अमेरिकन ने ये कहां पे कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी राहील शरीफ चलाता है? पारसा सारथी साहब, आप एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, मुझे बताइए अमेरिकन ने कहां पे कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी राहील शरीफ चलाता है? प्लीज गिव मी द रेफरेंस, गिव मी वन रेफरेंस। ये हमारी व्यू है, ये आपका व्यू है ना, तो ये आपका व्यू है। तो आप जरा मेहरबानी कीजिए और परवेज रशीद साहब का व्यू सुनिए। अमेरिकन देखिए, आप जरा परवेज रशीद साहब का व्यू सुन लीजिए ना। मैं तो स्पोक्सपर्सन नहीं हूं नवाज शरीफ साहब। जाइए जी परवेज रशीद साहब, चैलेंज होते हैं तो कहते हैं अफगानियों से बात कीजिए, अफगान भी यही कहते हैं। कौन अफगान? जब राहील जो आपके बारे में कहते हैं वो हमारे वजीर आजम जब जाते हैं पाकिस्तान को, आपने कहा कि अमेरिकन कहते हैं, तो आपके पास रेफरेंस नहीं है, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पारसा सारथी साहब, अगर जो आपने इल्जाम लगाया है, आपने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब ले लेना। परवेज रशीद साहब बैठे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा है हमारे पास, उससे जवाब लेने आप क्यों नहीं उनसे जवाब सुनना चाह रहे? जी परवेज रशीद साहब। जरूर जी, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं इंतहाई अदब से, एहतराम से आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर जो कुछ आप कह रहे हैं उस पर आपको खुद भी अगर यकीन हो तो फिर तो आपको अपने दफ्तर खारजा से और अपने वज़ीर आज़म साहब से, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, उनसे गिला होना चाहिए। अगर वाकया ही ऐसे ही है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो फिर आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना क्यों चाहते थे? फिर आपने ये दावा